एक डैड बहुत काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था घर पे, वर्क फ्रॉम होम का कुछ पॉसिबल वे निकाल के कैसे भी करके अपनी घर की सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे। अब काम तो बहुत चालू है, छोटी बेटी है घर पे, पापा के साथ खेलना चाहती है, लेकिन पापा काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। और बेटी किसी न किसी तरह से घड़ी घड़ी पापा के पास जा रही है कि डैड प्लीज़ प्ले विथ मी, खेलो, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे पास खिलौने हैं लेकिन आप के साथ खेलने का मौका मुझे कभी कभी मिलता है, आप प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा देर खेलें, मेरे पास खिलौने हैं, घर बनाएंगे। अब डैड खेलना नहीं चाहता, काम अटके हुए हैं, तो डैड के पास सामने एक पेपर पड़ा होता है, उस पेपर पे है ना मैप बना होता है, कोई मैप। उस पेपर को फाड़ के हर तरह से क्या कर देते हैं, फाड़ कर बेटी के हाथों में दे देते हैं, बेटा जब तक तू इसको चिपका, जब तक तू इसको क्या कर, चिपका, जैसे तेरा काम हो जाएगा ना तब तक मेरा काम भी हो जाएगा, फिर मैं तेरे साथ खेलता हूँ। बेटी बोलती पक्का पक्का। ये गई, 2 मिनट में वापस आई, 3 मिनट में पूरे कागज़ को चिपका के। पापा हक्के बक्के रह गए, बोले तूने ये कैसे किया? बोले क्या? बोले तूने मैप कैसे बनाया? बोले मैप तो मैंने देखा ही नहीं। मैं फिर कैसे चिपकाया? बोले इसके पीछे मिक्की माउस बना हुआ है ना, इसके पीछे मिक्की माउस का चेहरा बना हुआ था, तो मुझे मिक्की माउस दिखा, उसकी नाक दिखी, उसकी आंखें दिखी, मुझे मिक्की माउस का चेहरा याद है, मैं कार्टून रोज देखती हूँ ना पापा, तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना आ गया। बस पॉइंट इज, एंटरप्रेन्योर वो है जो किसी भी प्रॉब्लम का किसी न किसी तरह से सॉल्यूशन निकाल लेता है। सॉल्यूशन निकालने के एक नहीं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, राइट? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। राइट ब्रदर्स का विजन कितना बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा आगे। अपने ज़माने से वो इतना आगे सोच रहे थे कि एक ऐसी चीज़ बनानी है जो आने वाले भविष्य में पूरे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को एक नया मुकाम देगी, है ना, नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, है ना, और एक नए ज़माने में एक नया ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी आ सकता है। विजन था, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ ये बिजनेस हो जाएगा। पॉइंट ये है कि एक्चुअली हम कई बार असंभव चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा विजन करते हैं, असंभव चीज़ों को। दुनिया को लगता है नहीं होगा, जो करता है ना उसको लगता है कि मैं करके दिखाऊंगा, और हो भी जाता है। तो राइट ब्रदर्स का सपना क्या था? प्लेन बनाने का। अपने ज़माने से पता नहीं कितना आगे वो सोच रहे थे कि किसी ने ये बात बोल दी, सवाल किया कि ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया में बन ही नहीं सकती है, हैवी चीज़, वज़नदार चीज़, कि वो हवा में उड़े। मशीन्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोई वज़नदार चीज़ बनाएं और इतनी ऊंचाई पे वो चीज़ उड़ाई जा सके। अब राइट ब्रदर्स ने 16 साल काम किया, 16 years दे इन्वेस्टेड इन मेकिंग जेट प्लेन, एक तरह से हवाई जहाज बन के दिखाया। वो विजन क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। क्लियर है? अब तुम अपने हिसाब से इस बात को सोचो या बिजनेस के हिसाब से बात सोचो। जब आपको कोई बिजनेस काम करना है या आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। बिजनेस भी, जैसे शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में भी बात क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट मायने रखता है? वो मार्केट को एनालाइज करते हैं। फ्यूचर में करने वाले कई बड़े बड़े काम होते हैं, वो 10-15 साल बहुत आगे का सोच के चलते हैं, उनका विजन होता है, और उसके हिसाब से मार्केट से उतना कैपिटल क्या करते हैं, रेज करते हैं, कि समय समय पे अपने को पास इतनी कैपिटल हो कि हम बड़े बड़े प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकें, प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकें, मार्केट में सिक्योर भी रखें अपने आप को और सर्वाइव भी करें। जो एनवायरनमेंट को समझेगा वो जिएगा, जो बदलते एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदलेगा, पब्लिक आपको बदल के रख देती है कि आप अभी सही नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आप खुद को बदल नहीं रहे हो, और आप एक पर्टिकुलर हिस्ट्री बन जाते हो।
यू विल बी नो मोर इन द मार्केट। एक बंदा मेडिकल की स्टडी कर रहा था, पढ़ाई, उसको डॉक्टर बनना था, तो फाइनल एग्ज़ाम की तरफ पहुंच चुका था वो। अब कई सालों की मेहनत है ना। अच्छा, पॉइंट ये है कि डैड बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन इसका खुद का अपना ड्रीम है और अपने कुछ लाइफ विजन्स हैं कि उसको कुछ अचीव करना है। तो वो डॉक्टर बनना भी चाहता था, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी उसको कुछ अपने क्या थे, सपने थे कि डॉक्टर बन के वो ABC कुछ प्लान्स और होंगे, बनाएगा, करेगा, क्रिएट करेगा, एक बेहतर ज़िंदगी जिएगा, लोगों के काम आएगा। पॉइंट ये था कि कई सालों की मेहनत के बाद, एग्ज़ाम करते करते पास हो जाने के बाद, उसका आखिरी साल चल रहा है, आखिरी साल भी आधा निकल गया, डॉक्टर बनने के बस कुछ ही दूरी पे है, एग्ज़ाम्स होंगी, पास होगा, डिग्री मिलेगी, है ना, नाम के आगे कुछ ऐड हो जाएगा जो उसके नाम को वज़नदार बना देगा। पढ़ाई बहुत अच्छे से की उसने, शाम का वक्त था, समुंदर किनारे घर था, बारिश आई थी, पानी उफान पे था, बारिश की वजह से लहरें बहुत ज़्यादा उछाल मार रही थी, पानी का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ गया था। इस बंदे को समझ में नहीं आया, घर अच्छा खासा था, सोचा स्विमिंग की जाए। पट्टा बना हुआ था, उधर गया, समुद्र में छलांग लगाई, नीचे चट्टान थी, पानी भरा हुआ था, नीचे क्या पता पत्थर की चट्टान थी, सीधे पीठ के बल गिरा, रीढ़ की हड्डी टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गया उसका काफ़ी हद तक। ही वेंट इनटू कोमा में चले गया। किसी को पता चला, उठाया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पता चला कि लगभग वो 2 साल तक कोमा में रहा। 2 साल तक कोमा ऐसी चीज़ है, बोल नहीं सकते ना कब इंसान जागेगा। 2 दिन में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल या 2 साल में भी हो सकता है। 2 साल या 2.25 साल के बाद कोमा से वापस आया, उठे तो पता चला कि ज़िंदगी के ऐसे ही साल बीत गए, निकल गए, फाइनल एग्ज़ाम दे नहीं पाया, डॉक्टर बनने का सपना तो रीढ़ की हड्डी के साथ ही टूट गया। जागा, पाँव थे नहीं, पैरालाइज्ड नीचे से, रोया, मन भर गया, जैसे तैसे खुद के मन को पक्का किया, कुछ और महीने बीत गए, धीरे धीरे मन पक्का हो रहा है, अपने आप को समझा रहा है। पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करने के लिए उसने डिटर्मिनेशन किया, फिर से पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई वापस स्टार्ट की, फिर से कई साल खर्च किए और डिग्री हासिल की। ही बिकेम अ डॉक्टर। उसी कंडीशन में रह के पढ़ाई की और डॉक्टर भी बना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, 2 व्यक्ति की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो रीढ़ के मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड उसकी ठीक हो गई। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ बोलते हैं ना, नस दब जाती है या पर्टिकुलर कोई ना कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, तो उसके पैर खराब हो गए। अब समझा? तो वो उस कंडीशन में रहने के बावजूद भी उसने हार्ड वर्क करने का डिसीजन लिया कि मैं कम बैक करूँगा, आई विल बाउंस बैक। उसने वो काम की, मेहनत की, कम बैक किया, पढ़ाई को रीस्टार्ट किया, डॉक्टर बना। कहानी सिंपल तरीके से मैंने बताई है, लेकिन एक्चुअल एक कहानी ये बताती है कि आप वर्स्ट सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं। इट टेक्स टाइम। हाँ, शरीर नहीं बदला, सिचुएशन ने आपकी किस्मत बदली, लेकिन आपके कर्मों में अगर ताकत है, आपके हार्डवर्क में ताकत है, तो आप अपनी किस्मत को वापस बदल सकते हो। मेरी माँ भी एक बात बोलती है कि तेरी मेहनत में अगर वज़न है ना, तो जो नहीं लिखा है वो लिखा जाएगा, और जो अगर तेरी लाइफ में लिखा हुआ बहुत कम है, वो मिटा के और बेहतर लिखा जाएगा, और जो खराब लिखा है वो मिट जाएगा। तो हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आउटसोर्सिंग से रिलेटेड बिजनेस की बात करूंगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है? यानी अपना काम करवाने के लिए हम दूसरों से क्या करते हैं, मदद लेते हैं या उनकी सर्विस को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आजकल घर में शादियां होती हैं,
तो हम क्या करवाते हैं, इवेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और अपने घर की वेडिंग पूरी अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। होता है कि नहीं होता है? BPOs होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी बाहर के देशों की कंपनियां हमारे देश में आके क्या करती हैं, यहाँ पे एक कंपनी के साथ टाइप हो जाना, या BPO सेंटर्स, दे आर लाइक कॉल सेंटर्स, ऐसा बोल सकते हैं, बोलते नहीं है, BPOs ही बोलेंगे उसको अपन एक तरह की, है ना। वो टाइप हो जाता है, यहाँ के लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोगों को अपॉइंट करना या यहाँ पे BPO सेंटर्स ओपन करने के पीछे वजह ये होती है कि यहाँ पे आपको सस्ते में, अफोर्डेबल सैलरी में, है ना, आपको यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। सेम काम अगर वो अपने देश में करें, जैसे अमेरिकन कंपनी अमेरिका में करवाए या यूनाइटेड किंगडम की कंपनी अपने देश में करवाए, तो यहाँ पे हम जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं ना, जो हार्डली 15-18 हज़ार में हो जाएगा, मैक्स 20 हज़ार में हो जाएगा, उनको ये सेम काम करने के लिए वहाँ पे अपने देश में दे विल हैव टू पे मोर देन 70-80,000। लेवल ऑफ एजुकेशन, हाँ, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ इकोनॉमिक रेट, है ना, देश देश में फ़र्क होता है। आया समझ में? कमाई का स्तर, महंगाई, और भी बहुत सारी बातें हैं। एजुकेशन तो बहुत वास्ट एक डिफरेंस है। तो ऑटोमेटिकली वही काम करने के लिए यहाँ पे आपको चीप या बोल सकते हैं अफोर्डेबल लेवल पे आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। आपका काम कितने में हो रहा है? 15, 18, 20, तरक्की करते करते थोड़ी और इंक्रीज। जो सैलरी वहाँ दे रहे हो, तुमको यहाँ पे काम कितने सस्ते में हो रहा है, अफोर्डेबल में हो रहा है, और कंपनी इसी चक्कर में अपना काफ़ी सारा कैपिटल बचाती है। लेकिन यहाँ पे अगर तुमको काम करना है ना, वो प्रोडक्ट वहाँ बेच रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट की कोई दिक्कत आ गई, कोई तकलीफ आ गई, जैसे हमने मोबाइल में कई बार टावर रेंज कैच नहीं होता तो हम सीधे कॉल करते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या है, और वो हमें सोल्यूशन बताते हैं। हम इनका भी काम वही रहता है ना, क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके आपको क्या करते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, है ना। अब अमेरिकन बंदों से बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, अमेरिकन एक्सेंट। ब्रिटिश के बंदों से बात करोगे तो ब्रिटिश एक्सेंट, राइट। और टेक्निकल तौर पे आपके पास टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, होती भी हैं, है ना। लैंग्वेजेस आती हैं आप लोगों को। आया समझ में? तो जब आप कोई पर्टिकुलर नया काम करते हो, किसी नए पर्टिकुलर जॉब में जाओगे, तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोसेस की जानकारी, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। बदलते हुए ज़माने के साथ आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मार्केट में GST आया तो लोगों ने GST को कंप्यूटर पे सीखने के लिए या अकाउंटिंग को, टैली सीखने के लिए, वो सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए लोगों ने ट्यूशन्स लगाई, कोचिंग ली, या किसी के अंडर में काम किया। बिलिंग करना है अभी सब कुछ कंप्यूटराइज तरीके से, काम वही है, लेकिन आपको अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर का काम वही है। आप नए हो, पुराने हो, डजेंट मैटर, यू विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, according to the market changing conditions. If you cannot change yourself, and if you don't want to grab those knowledge about product, process, technical things, आप एंटरप्रेन्योर लेवल पे सर्वाइव कैसे करोगे? आपसे चीज़ें पॉसिबल होंगी? नहीं होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इतना मायने रखता है कि इंसान को असर होना चाहिए, कहते हैं असर होना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सी कहानी है। पॉइंट ये है कि एक साधु गांव में रहता है, गांव में कई सारे और भी लोग हैं, किसी का बेटा बीमार हो जाता है। बेटा बीमार हो जाता है तो वो साधु बुलाते हैं, क्योंकि साधु थोड़ा सा मेडिकल लेवल पे यानी कुछ चीज़ें जानता है, नाड़ी पकड़ के, है ना, बीमार कितना है, कैसा है, क्या रोग है, इसे पहचान लेता है, काफ़ी ज्ञानी है। आया, चेक किया, नाड़ी पे हाथ रखा, बीमारी के बारे में अंदाज़ा था पहले भी। बच्ची की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन शायद हालत कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसने एक सेंटेंस कहा कि भगवान से प्रार्थना करें, शब्दों में ताकत है, शायद आपका बेटा बच जाए। क्योंकि बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी, आसपास के पड़ोस वाले भी काफ़ी, है ना, उस सिचुएशन में टेंस थे, चिंता में थे, घर में खड़े थे, जमा हो गए। उन सब लोगों के बीच में एक ऐसा इंसान था जो हर सिचुएशन में क्या बोलता है, नेगेटिव सोच, नकारात्मक है, गाली गलौज, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये उसकी आदत थी, उसकी फितरत में थी। अब जैसे ये साधु ने बोला कि ईश्वर से प्रार्थना करें, चमत्कार होने के चांसेस हैं या हो जाएगा सब ठीक, तो उस व्यक्ति ने
चिल्ला के भड़ास निकाल के कहा ये ढोंगी है, पागल है, इसको कुछ नहीं आता, तुम बेवजह इसकी बातें सुनते हो, इसके पास कोई इलाज नहीं होगा इसलिए भगवान के भरोसे बैठा हुआ है। अगर इसके पास इलाज होता था हाँ तो भगवान के भरोसे बैठने की क्या ज़रूरत थी? ये सबको बेवकूफ़ बनाता है। तुम सब जाहिल हो, बेवकूफ़ हो, इसकी बातों में आते हो। शब्दों में कोई ताकत वाकत नहीं होती, कोई प्रेयर में ताकत नहीं होती, भगवान किसी की नहीं सुनता। और भी कई सारे अपशब्द कहे, साधु ने चुपचाप सुना, हंसा, थोड़ा शांत हुआ, उसकी बातें भी ख़त्म हो गई। साधु बोला अब मैं कुछ कहूँ, तो साधु ने उसी की ज़बान में उसको भी बहुत सारे अपशब्द कह दिए, बहुत सारे अपशब्द कह दिए। उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे ये सब कहने की, हाँ गलती तू कर रहा है, गालियाँ मुझे दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, और साधुओं के इतनी गंदी बातें कर रहा है, तो तू साधु है ही नहीं, कलंक है तेरे ज्ञान पे। बहुत कुछ और बोल दिया। साधु हंस रहा है, कहा तुझे बुरा क्यों लग रहा है, तूने मुझे गाली दी, तूने तो कहा, साधु बोलता है तूने तो कहा शब्दों में ताकत नहीं है, तो तुझे मेरी गाली असर क्यों कर रही है? तुझे मेरे शब्द असर क्यों कर रहे हैं? तूने कहा ना शब्दों में ताकत नहीं है, मैंने भी शब्दों का प्रयोग किया, तो मेरे शब्द तेरे पे हावी क्यों हुए, तुझे बुरे क्यों लगे? पॉइंट ये है कि भाई एंटरप्रेन्योर में ना कम्युनिकेशन स्किल पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप माल बेच रहे हैं, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन में दम होना चाहिए। क्लियर है? कम्युनिकेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। आप कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, है ना, कई सारे आइडियाज़, मोटिवेशन स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, लेकिन हर चीज़ को करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है, तुमने प्लान बनाया है, लेकिन तुम प्लान समझा नहीं पा रहे हो। डॉक्टर बीमारी जानता है, लेकिन अगर वो सामने वाले पेशेंट को बीमारी एक्सप्लेन ना कर सके तो पेशेंट को क्या समझेगा कि उसको इलाज कैसे अपने ऊपर लेना है? टीचर का काम यही होता है। अगर उसके पास कम्युनिकेशन पावर नहीं है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, सिखाएगा क्या, और बच्चों को समझेगा क्या? माल बेच रहे हो या तुम LIC पॉलिसी बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे कम्युनिकेशन स्किल अपना पावर रखता है। बात है हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, लीडर्स में, वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक को बोलते हैं आशावादी। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालने की ताकत रखता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। आया समझ में? अब हुआ ये कि सचिन तेंदुलकर जी अपनी पहली या शायद सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है याददाश्त में, ये पॉइंट में थोड़ा सा मैं हो सकता हूँ, उम्र 16-17 के बीच के आसपास, पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वकार यूनिस बॉलिंग कर रहे हैं, है ना। टेस्ट मैच में बॉल जबड़े पे आके लग जाता है, खून निकलता है। सिद्धू जी नॉन स्ट्राइक पे, नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो टेंडिया बोलते थे उसको, टेंडिया क्या हो गया तेरे को, तो खून निकला उसको। तो सब लोगों को लगा अब ये रिटायर्ड हर्ट निकल जाएगा, अब खेल नहीं पाएगा, दर्द हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि पहली बार खेल रहा था, और इसके बाद अगर ये यहाँ से चले जाता था तो सबके पूरी टीम में, इंडियन टीम में, पाकिस्तान टीम में, उस मैदान में बैठने वाले ऑडियंस में, है ना, और जो टीवी देख रहे हैं, सब तरफ मैसेज क्या जाता था, इसने गिव अप कर दिया। शायद आगे चल के मौका ना मिलता, टीम में आने नहीं देते थे, फिर से मुझे मौका ना मिल सके, डर। तेंदुलकर दबी दबी सी आवाज़, उसकी आवाज़ बहुत पतली है, बोलता क्या है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, आई विल प्ले। खून निकल रहा है, जबड़ा हिला हुआ है, फिर भी खेलता है, और उसी टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी मारता है। ही स्कोर मोर देन 50 रन्स एंड दैट क्रिएट्स द मैसेज। ऐसे उसको गॉड ऑफ क्रिकेट तो नहीं बोलते, कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने आज पहली मैच में गिव अप कर दिया, या इसी तरह से मैंने गिव अप कर दिया और सिचुएशन से लड़ा नहीं, आशावादी नहीं बना, पॉजिटिव नहीं बना, लड़ने की ताकत नहीं आई,
तो अगली बार मुझे कई बार सिचुएशन में लोग याद नहीं करेंगे कि ये सिचुएशन में ये प्लेयर होता तो खेल देता था। तुम अगर रिस्क उठा सकते हो और नेगेटिव सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो तो आप कहीं से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो या लड़ सकते हो। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जबड़ा हिल जाना वो उसके लिए रिस्क था, चक्कर आते हैं, खून निकल रहा है, बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, वो रिस्क है। उस रिस्क में तुम लोग और खेलने की ताकत रख रहे हो, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा धूप और तेज़ होती जाएगी, और सिचुएशन में बॉडी अपनी मजबूत रखना, फोकस रखना और खेलना, दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू। और उस चैलेंज को भी तुम लोग क्या कर रहे हो, लेट्स प्ले। You are highly optimistic and you are taking risk, and that risk taking ability, that being highly optimistic creates the self confidence in you. आपके अंदर आत्मविश्वास कूट के भर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तो तकलीफ हो जाएगी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का यही एक और कहानी है सिद्धू जी की और सचिन जी की, है ना। वेस्ट इंडीज़ के साथ गेम खेल रहे थे, पिच बहुत बाउंसिंग वाली थी, यानी फास्ट भी थी, बाउंस भी हो रहा था बॉल। नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद बाउंस इतनी हो रही है और अगर खेलने जा रहे हैं तो बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, और कई बार बॉल ऐसी इतनी रफ्तार से निकल रही है कि पता ही नहीं चल रहा। शायद 3-4 बॉलें हो गई होंगी। तो जब रनर अप लेने जाता है ना बॉल कि वापस फेंकेगा, तब तक थोड़ा टाइम मिल जाता है, बैट्समैन बातें करते हैं, बैट्समैन बात कर रहे हैं। सचिन जी पूछते हैं क्या हुआ, तो मालूम है ना नवजोत सिंह सिद्धू कैसे इंसान है, हमेशा थोड़ा लहजे में बात करते हैं, है ना। उनके शब्द बड़े विचित्र होते हैं, विचित्र बोले तो बढ़िया अच्छे होते हैं, शायरी जैसे बात करते हैं। तो यहाँ पे शायरी नहीं, बढ़िया से शब्द का इस्तेमाल किया, टेंडिया बोलते थे उसको प्यार से। टेंडिया बॉल टप्पा खा के शरारत कर रही है, बॉल टप्पा खाने के बाद क्या कर रही है, शरारत कर रही है। हाँ, बॉल बल्ले भी नहीं आ रही और ऐसे निकल गई जैसे मानो बुलेट ट्रेन जा रही। तो सचिन बोलता ठीक है, इतनी सी बात करके निकल जाते हैं। शायद उसके बाद जैसे जैसे 1 रन ले लिया, स्ट्राइक पे सचिन आया, अगली बॉल फिर से आई। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जो होते ना इतने हाइटेड होते थे, 6.5 फुट 7 फुट के बॉलर, और जब भाग के आता ना ऐसा लगता है पहाड़ भागते हुए आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ से बॉलिंग आ रही है, ऊपर से बाउंसिंग। सचिन थोड़ा कुछ आगे खड़ा था, इसने इतनी जोर से हिट किया, सिद्धू के बीच के पैरों से बॉल गई है, दोनों पैरों की इतनी रफ्तार से गई, तो सिद्धू ने अपने दोनों पैर ऐसे कर दिए, एकदम फास्ट गई, बाउंड्री 4। सिद्धू जी देखते रह गए, वापस गया, टेंडिया क्या किया तूने? तो सचिन जी बोलते हैं तूने तो बोला, बोले टप्पा खा के शरारत कर रही, मैं 2 कदम आगे आ गया, मैंने टप्पा खाने नहीं दिया, मैंने उसको फुल टॉस मार लिया, यानी गिरे इससे पहले मैंने उसको बैट से उसको हिट किया। ठीक है, पॉइंट यह है